एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सीरीज के कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे आज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये एक टॉपिक था जो छूट गया। तो पिछले क्लास में कुछ टॉपिक हम लोग जो है उसको स्किप कर गए थे, तो उसको कंटिन्यूटी में लाते हुए हम लोग बढ़ेंगे आगे। और आज की क्लास होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज क्लास में हम लोग, पिछले क्लास में हम लोग वैलेंसी देख लिए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लिए थे, है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह देख चुके थे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखे थे, मैटर के बारे में जाने थे। आज हम लोग देखेंगे जो केमिकल फार्मूलाज हम लोग याद करना पड़ता है, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो हम लोग उसको याद ना करना पड़े, या फिर कुछ जो क्वेरी है, क्वेरी क्या है हमारा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला क्या होता है भाई, NaOH, है ना। वहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस नहीं होता। ये एक क्या हो जाता है, एक होता है NaOH, एक हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। भाई एक NaOH है तो दूसरा CaOH क्यों नहीं है। ऐसा बहुत सारा जो मसला है उसका हम लोग आज करेंगे समाधान धीरे धीरे। तब तक बढ़ते हैं आगे। चलिए पहले देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसमें कुछ एक महान आदमी थे, उनका नाम है प्रोस्ट, जो 1779 में ये लॉ प्रपोज किए थे, ठीक है। इस लॉ का मतलब क्या है, अ केमिकल कंपाउंड जैसे वाटर H2O, H2O is also a chemical compound, always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass, ठीक है। इसको लिख लेना है, इसको हम लोग अभी समझेंगे भी, ठीक है भाई। ये एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, काफी रिसर्च किया, उसके बाद इन्होंने एक लॉ प्रपोज किया, दैट लॉ इज वैलिड टिल टुडे। केमिस्ट्री का बहुत सारा लॉ ऐसा रहता है जो समय के साथ जो है उसमें चेंजेज आते रहता है, लेकिन कंजर्वेशन लॉ जो है वो शुरू से लेके आज तक एज इट इज है भाई। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, एंड कम टू कंक्लूजन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड इज कांस्टेंट। समझ में नहीं आया, अब आया। ठीक है भाई, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, दो चीज है इसमें। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में दो चीज है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास और एटॉमिक नंबर, दो चीज है। दोनों का कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम लोग देखेंगे बारी बारी से। A chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको समझना है। जैसे आइस वाटर है, आइस वाटर का जो मास रेशियो है क्या है, 1:8 है। कहाँ से आया इसको देखेंगे हम लोग। चाहे रिवर वाटर हो उसका भी क्या होगा, 1:8 होगा। चाहे सी वाटर है उसका भी क्या होगा, 1:8 होगा। समझ में बात आ गई। अब ये कहाँ से आता है इसको हम लोग देख लेंगे, समझिए जरा सा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखें, परेशान भी नहीं होना। आगे हम लोग एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास कैसे डिसाइड किया गया है, इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल जानना है कि एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल एच जो है वो क्या है, 1 है। एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल एच का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, है ना। और एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU। एटॉमिक मास इज अ रेशियो, है ना, जो कंपेयर करके लिखते हैं भाई, इसलिए हम उसको कोई यूनिट नहीं देते, केजी मीटर ग्राम ऐसा कुछ नहीं देते, इसमें एटॉमिक मास यूनिट लिखा रहता है। ये AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता भाई, इसलिए हम लोग 1 AMU लिखते हैं, है ना। आजकल जो है नया केमिस्ट्री में कई जगह पे इसको हम लोग 1U लिखते हैं सिंपली। 1U का मतलब क्या होता है, यू मतलब ये आयुपेक डिसाइड किया। कौन डिसाइड किया भाई, आयुपेक। क्या डिसाइड किया। अब जो है इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1U लिख लीजिए। यू मतलब यूनिफाइड मास, है ना। इसीलिए आप AMU भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, आप यू भी लिख सकते हैं। अगर किसी को यू नहीं पता होगा तो गलत कर देगा, अलग बात है, लेकिन दोनों सही है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, इट इज 1। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल ओ, कैपिटल ओ बोले तो ऑक्सीजन, कितना है भाई, 16 है। कितना है, 16। अब समझना भाई, H2O है तो हाइड्रोजन का मास इसमें कितना हो गया, H का 1 होता है, यहाँ है H2, H2 का कितना हो जाएगा, 1 × 2, कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ कितना है, एक ही है, H2O में कितना है, एक ही है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16। यानी क्या हो गया, 2:2।
16 कितना हो गया? 2:6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:8। 1:8 कहाँ से आया समझ में आया सब? कोई परेशानी है इसमें? एटॉमिक मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा भाई? सॉरी, मास रेशियो क्या हो जाएगा वाटर का? मास रेशियो वाटर का हो जाएगा 1:8। समझ में आता आई? वो वाटर कहीं का भी हो, आइस वाटर हो, रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, मैटर नहीं करता है, सबका मास रेशियो क्या होने वाला है? 1:8 होने वाला है। क्लियर हो गया? 1:8 कहाँ से आया समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना? What is the compound which always consists of the same two elements, hydrogen and oxygen, combined together in the same constant proportion of 1:8 by mass? ये ध्यान देना है, 1:8 by mass। अगर इसका एटॉमिक रेशियो देखेंगे हम लोग, एटॉमिक रेशियो क्या होगा इसका? कौन बताएगा भाई? एटॉमिक रेशियो क्या होगा? 2:1, है ना? हाइड्रोजन कितना हो गया हमेशा? 2, ऑक्सीजन हमेशा कितना होगा? 1। यानी वाटर कहीं भी होगा, उसका एटॉमिक मास का रेशियो क्या होगा? 2:1 होगा। और उसका मास रेशियो क्या होगा? 1:8 होगा। वो था टू डिफरेंट थिंग्स, इसको दिमाग में अच्छे से रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग इस चीज को एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। प्रीवियस क्लास में इसको हम लोग डिस्कस किए थे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है भाई, वाटर बोले तो H2O। ठीक है भाई, हम लोग चर्चा किए थे कि हमारा एक एनोड टर्मिनल होता है, एक कैथोड टर्मिनल होता है ना? इससे हम लोग उसको एक में, जब वाटर में करंट पास कराते हैं तो एक में हमारा ऑक्सीजन जमा होता है, एक में हमारा हाइड्रोजन जमा होता है। और इस तरह से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन इसमें हम लोग मतलब इससे नहीं है, मतलब हमको मास से तो जो ऑक्सीजन का डिपोजिशन होगा और जो हाइड्रोजन डिपोजिशन होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? If we decompose 100 gram of pure water by passing electricity through it, then 11 grams of hydrogen and 89 grams of oxygen are combined। ये देखो, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन अगर 11 ग्राम होगा, ऑक्सीजन का मास कितना होगा? ये देखो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से आधा होगा, क्योंकि रेशियो 1:2:1 का है, सॉरी। तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स ज्यादा होगा, 2 टाइम्स होगा। मतलब अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ 100 निकला है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स कितना निकलेगा? 200 निकलेगा। लेकिन मास जो है, मास के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका 100 ग्राम अगर प्योर वाटर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में डाले हैं, तो जो डिकम्पोज होकर के क्या बनाएगा? कितना बनाएगा? 111 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन निकलेगा, और ऑलमोस्ट 89 ग्राम, यानी 11 × 8 कितना होता है? 88। 8 टाइम्स हुआ ना? ऑलमोस्ट 8 टाइम्स, यानी 1:8 का रेशियो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तो इसको जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि 11 ग्राम हाइड्रोजन और 89 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है। दैट इज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ऑफ द हाइड्रोजन। मास के बारे में बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर के बारे में बात नहीं, एटॉमिक नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एटम्स जो है वो 2 टाइम्स होगा, किसका? हाइड्रोजन का। किसके? ऑक्सीजन के। Now, if you repeat this experiment by taking pure water from different sources like river, sea, well, the same masses of hydrogen and oxygen elements are obtained in the every case। सारे केस में क्या आएगा? वो 1:8 का ही रेशियो आएगा। चलिए भाई, तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होता है कब? जब उसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं, to form calcium oxide and carbon dioxide। When 10 gram of calcium carbonate is strongly heated and it decomposed completely, then 5.6 gram of calcium oxide is formed। Calculate the mass of the carbon dioxide formed। Which law of chemical combination will you use in solving the problem? समझ में आया क्वेश्चन? प्रॉब्लम समझ में आया? कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3, इसको जब स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो क्या बना रहा है? ये कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट कर रहे हैं तो क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो पूछ रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का तुमको मास दे दिया और तुमको करना है क्या पता कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक रिएक्शन लिखते हैं पहले, मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, उतना ही मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होना है। तो 5.6 प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पता है, इक्वल टू 10। इक्वल टू 10 क्यों लिए? 10 ग्राम दे रखा था सवाल में। ठीक है भाई, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5.6। ये किसी को समझने में दिक्कत है क्या? 4.4 ग्राम। तो दिक्कत समझने में बहुत ईजी है। चलिए, ऐसा ही ईजी न्यूमेरिकल रहता है भाई, कोई मुश्किल थोड़ी। ठीक ठीक है,
ये वाला टॉपिक हम लोग कल डिस्कस किए थे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग वैलेंसी को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग थोड़ा उसको डिटेल में करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। नाउ फाइंड आउट द वैलेंसी फॉर सोडियम। प्रीवियस क्लास में लोग देखे थे कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी इज समवॉट रिलेटेड टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक है। मेटल केस में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी हो जाती है। नॉन मेटल केस में एट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हो जाती है। इन सारा चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नाउ फाइंड आउट एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। इट इज 11। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का उसके ऑर्बिट में अरेंजमेंट जो हम लोग करते हैं, पहला ऑर्बिट में कितना जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में कितना जाएगा, थर्ड ऑर्बिट, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेसिक से समझने के लिए। ठीक है। इसको भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग ऐसा सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमारा 2, 8 और 1 आता है। 1 विल बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 1 क्या हो जाएगा? इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्यों 1 क्यों क्या करना चाहेगा? सोडियम लूज करना चाहेगा। क्यों लूज करना चाहेगा भाई? अगर वो 1 लूज कर देता है अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को, तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फिर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। इस तरह से उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। ठीक है। तो जब तक उसका एक इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। अब इसके पास दो चॉइस है एट कंप्लीट करने के लिए। इधर ही हैज टू टेक 7 इलेक्ट्रॉन्स और ही हैज टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें दो चॉइस है। ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा तब भी स्टेबल हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है भाई। कोई दिक्कत है? सीनियर क्लास में जाएंगे तो एक टर्म मिलेगा, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इसका सही रीजन है कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझते हैं, समझने के लिए, कि उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से। इसीलिए इस केस में वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता। ठीक है। लेकिन इसके पीछे का सही रीजन क्या होता है? सही रीजन होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो न्यूक्लियस है ना वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगाता है। ठीक है भाई। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा फोर्स उतना अधिक होता है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब न्यूक्लियस के द्वारा अप्लाइड फोर्स जो है वो इन कंपैरिजन टू 1 इलेक्ट्रॉन 7 टाइम्स है। तो उस 7 टाइम्स के फोर्स को छोड़कर बाहर निकलना ये बहुत टफ टास्क होता है। इसीलिए जिसका 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से क्या हो गया? इस तरह से क्या हो गया भाई? सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा। और जो उसका नियरेस्ट गैस है, नियरेस्ट इनर्ट गैस है, उसका कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता। जो हम लोग देखे थे इनर्ट गैस का लिस्ट, हीलियम था, नियन था, आर्गन था, क्रिप्टॉन था, जेनन था, रेडन था। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो भी उस पूरा ग्रुप का एलिमेंट होता है वो क्या करता है? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन को अचीव करता है। ये अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ ये जान लेना है कि इस तरह से सोडियम की वैलेंसी हो जाती है 1। ठीक है भाई। अब इस तरह से हम लोग क्लोरीन का अगर वैलेंसी देखना चाहेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 17। अब इसका हम लोग जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 8 और 7 हो जाएगा। तो वो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन लेने की। ये 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद नहीं करेगा, सोचेगा इससे अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन ले ही कर काम चला लो। इस केस में भी इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। नॉन मेटल केस में 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और मेटल केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी हो जाती है। ठीक है भाई। समझ गए बात को? क्लोरीन का वैलेंसी क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है भाई। देखिए इसका जो है कुछ चीज समझना पड़ेगा, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। मेटल जो है ना, मेटल्स को बोलते हैं हम लोग मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों बोलते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? क्यों बोलते हैं भाई? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, वाइल मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जितना भी मेटल है दुनिया में ये क्या करता है? इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो इनकी टेंडेंसी होती है अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स को
लूज करने का। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं सोडियम, अभी जस्ट में देख लेते हैं, समझने के लिए देख लेते हैं और आसान है, आसानी से समझ। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, याद रखना है भाई। पीरियडिक टेबल को ले जा करके धूप अगरबत्ती नहीं दिखाना है, उसको थोड़ा सा गो थ्रू होना है। एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। कोई दिक्कत है क्या? तो ये वन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यूज करेगा। Na जो है ये स्टेबल होता है, ये फाइनली कन्वर्ट होता है किसमें? Na++1 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में नहीं आया किसी को तो बताइए भाई। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना था सोडियम में? 11 था क्या प्रोटॉन, है ना, और 11 था क्या इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है समझने में? बहुत अच्छे। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितना हो गया? 10। और प्रोटॉन कितना हो गया? 11। कितना पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया? 1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज देते हैं। समझ में आता ही? अगर किसी में 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो 2 पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं, +2 नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। Na का एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, ये दोनों मिला करके क्या बनेगा? Na बनेगा, है ना, कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब हो गया इसका 10, ये ये हो गया 1 पॉजिटिव, ये आयन बन गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयन। आयन क्या हो गया? चार्ज पार्टिकल। आयन क्या हो गया? आयन का मतलब क्या हो गया? चार्ज पार्टिकल, है ना। कोई भी तरह का चार्ज हो गया उसको हम लोग आयन बोलते हैं। वो निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। निगेटिव चार्ज के केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में इस आयन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। आयन जो है आगे जाके हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कैटायन और एनायन को। अभी हम लोग ये लेते हैं, अभी हम लोग को समझना है बस। अब ये जो Na है ये क्या बन रहा है, कैसा आयन बना रहा है? पॉजिटिव आयन बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। अब लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट देखे थे क्लोरीन का। क्लोरीन के जब हम लोग ऐसे कन्फ्यूरेशन करते हैं तो क्या हो जाता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 17, इसका जो कन्फ्यूरेशन करेंगे तो 287 हो जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा? ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये बना लेता है Cl माइनस, -1 नहीं लिखते, सिर्फ माइनस लिखते हैं। ये क्या हुआ? निगेटिव आयन बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? तो नॉन मेटल जो है इसीलिए उसको हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं हमेशा, है ना। जो रिएक्शन हम लोग देखते हैं, हम लोग लिखते हैं क्या? Na+Cl gives NaCl। ऐसा रिएक्शन होता थोड़ी है। रिएक्शन कैसा होता है? ऐसा होता है Na, ऐसा ही रिएक्शन। ये Na पहले जो है Na++1 इलेक्ट्रॉन ऐसा बनाता है, फिर Cl ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना, और ये बनाएगा क्या? Cl निगेटिव। अब जो है स्टेप आगे बढ़ते हैं, अब Na प्लस आयंस में रिएक्शन हो रहा है ना। अब उसके बाद Cl माइनस ये रिएक्शन करता है और तब जाके ये बनाता है NaCl। ये एक्चुअल रिएक्शन है भाई, ये एक्चुअल रिएक्शन थोड़ी है। एक्चुअली ऐसे रिएक्शन हो रहा है ना। रिएक्शन हो रहे हैं कैटायंस और एनायंस के बीच में। क्लियर हुआ? बढ़े आगे चलिए। तो मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? चलिए कुछ एक एलिमेंट देख लेते हैं, सिंबल देख लेते हैं, उसका वैलेंसी देख लेते हैं फटाफट, और इसको लिख लेना है और इसको दिमाग में डाल कर रखना है। लिथियम है, लिथियम का सिंबल सबको पता है, वैलेंसी 1 है। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है भाई, 2 भी होती है। इसीलिए तुम पढ़ते हो कहीं पे क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, कहीं क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। मरकरी, मरकरी वैलेंसी 1 एंड 2, इसको वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक इसलिए बोलते हैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक बोलते हैं। आयरन में इधर फेरस और फेरिक। ठीक है भाई, मैग्नीशियम का 2, कैल्शियम का 2, जिंक का 2, आयरन का, आयरन का वेरिएबल वैलेंसी होता है 2 एंड 3, इसलिए उन्हें फेरस और फेरिक बोलते हैं। एल्युमिनियम वैलेंसी 3। इसको लिख लीजिए फटाक से, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। जब भी फुर्सत रहते हैं आपस में एक दूसरे से पूछना है भाई, लिथियम की वैलेंसी क्या है बताओ, सिल्वर की वैलेंसी क्या है, आयरन की वैलेंसी क्या है ना। बैठ के क्या नाम है उसका, पीटीएस डिस्कस करने से कुछ नहीं होने वाला, है ना।
मोबाइल फोन, सीरियल, टीवी, इनके बारे में डिस्कस करने से टाइम वेस्ट होगा, लाइफ में कुछ ऐड होने वाला नहीं होगा। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस केमिस्ट्री। फॉर्मूला पूछिए, बताओ भाई कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है ना। ऐसा सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये पूछिए एक दूसरे से। ऐसा पूछते रहेंगे तो फायदा होगा। ठीक है, कुछ एक नॉन मेटल्स का देख लेते हैं हम लोग। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैलेंसी में प्लस और माइनस लगाते हैं, वैलेंसी में हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं हमेशा। हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सबकी वैलेंसी होती है 1। ऑक्सीजन वैलेंसी 2। ठीक है भाई, सल्फर की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन फास्फोरस की वैलेंसी 4। नहीं, फास्फोरस वैलेंसी कितनी होती है 3, नाइट्रोजन वैलेंसी 3, कार्बन वैलेंसी 4। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे। आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस, बहुत ही आसान टॉपिक है, देखने में सिर्फ भयानक भयानक नाम लग रहा है केमिस्ट्री का। तुम पढ़ते जाओ बस, सब तुम्हारे लिए आसान होते जाएगा भाई। ये है पॉलीएटॉमिक आयंस, है ना। आयन समझ लिया अभी हम लोग जस्ट। आयंस क्या है, एनी चार्ज पार्टिकल। Compounds formed by metals and non-metals contain charged species. These charged species are known as ions. Negatively charged रहेगा उसको एनायन बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा कैटायन बोलेंगे। तो दिक्कत है भाई, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा क्या बोलेंगे कैटायन, निगेटिवली चार्ज रहेगा क्या बोलेंगे एनायन। ठीक है भाई, पॉजिटिव आयन है तो क्या बोलेंगे उसको, पॉजिटिव आयन को क्या बोलेंगे भाई, पॉजिटिव आयन इज, ठीक है ना। इसका उच्चारण जैसे करना वैसे करना, केटायन, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होता है केटायन, है ना। और निगेटिव आयन है तो क्या लिखेंगे उसको, है ना। इसको भी आयन पढ़ते हैं भाई, है ना, इवन मत पढ़ लेना, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एनायन, है ना। ओनियन से थोड़ा सा मिलता जुलता है ना। चलिए भाई, तो केटायन और एनायन समझ गए हम लोग। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनायंस एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड केटायंस। ठीक है भाई, सोडियम आयन क्या होगा, सोडियम आयन क्या होगा भाई, केटायन होगा, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। क्लोरीन आयन क्या होगा भाई, एनायन होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और। अब ये सर हम लोग देख चुके थे, हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन इनका वैलेंसी होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 2, नाइट्रोजन का होता है 3, कार्बन का होता है 4। हम लोग आयन के बारे में देखेंगे और उसका चार्ज के देखेंगे। भाई आयन में जो चार्ज होता है ना, उस पर ध्यान देना। ठीक है भाई, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, इन सब पे जो आयन हो रहा है कितना हो रहा है, 1+ चार्ज हो रहा है। कितना हो रहा है, 1+, क्या हो रहा है। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होगा कैटायन का, ऐसे ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना। सीयू में क्या होता है भाई, सीयू में स्टार लगा हुआ है, क्यों स्टार लगा हुआ है, क्योंकि सीयू की होती है वेरिएबल वैलेंसी, अभी जस्ट हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखे थे। ठीक है, इसीलिए इस पर लग गया स्टार। और अमोनियम पे लगा हुआ स्टार, क्योंकि अमोनियम क्या है, ये एक एलिमेंट नहीं है। अमोनियम क्या, इसको रेडिकल बोलते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। हाइड्रोजन का जो कैटायन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जो एनायन बनेगा क्या हो गया, हाइड्राइड, H-। ध्यान देना ये सब, क्लोराइड, Cl-, ब्रोमाइड, Br-। अब देखना पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम जो है ब्रोमीन से रिएक्शन कर लेगा, सोडियम क्लोराइड, Na और Cl रिएक्ट कर लेगा आपस में, ध्यान देना। आयोडाइड, है ना, हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, OH-। नहीं, नाइट्रेट क्या हो जाएगा, NO3-। इसको ध्यान रखना भाई। कुछ कैटायन का सिंबल हम लोग देख लिए, कुछ एनायन का सिंबल देख लिए, है ना। अब ये देखते हैं हम लोग जिसमें 2+ चार्ज होता है ना। भाई साहब इसको ऐसा लिखना है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, प्लीज करेक्ट इट। ये 2+ लिखना है सर, +2 नहीं होता है, 2+। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, ऐसे 2+ चार्ज लिखना। ठीक है, ऑक्साइड में ये माइनस में भी ऐसे ही लिखना, 2- चार्ज, है ना, 2- चार्ज ऐसे करके। ठीक है भाई, डाइक्रोमेट, Cr2O7। ठीक है,
ये ऐसे लिखना, ठीक है। लिख लिए सब लोग? 3 यूनिट्स वाला जैसा एल्यूमिनियम है, एल है, यहाँ 3 प्लस कर लेना भाई साहब, है ना। 3 प्लस, उसी तरह से एफी में 3 प्लस कर लेना भाई, 100 नंबर डायल हो गया थोड़ा। नाइट्राइड में ऐसा ही 3 माइनस कर लेना, और फास्फेट में 3 माइनस कर लेना। वैलेंसी जो है किसी आयन का वो क्या होता है, उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। 2 प्लस है, 1 प्लस है, 2 माइनस है, 1 माइनस है, क्या है। किसी ऑक्साइड आयन का वैलेंसी क्या होगा भाई, 2 होगा, है ना। चलिए आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास, क्या।